हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे सोशली सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की सीरीज के साथ साथ हम एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र की भी सीरीज बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं और जिसकी शुरुआत हम सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट से कर रहे हैं। सो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको और देखने को मिले या आने वाले वीडियोस की क्या बोलेंगे जानकारी है वो आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो टुडे वी आर टॉकिंग वन ऑफ द क्या बोलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आर लेसन आप हिस्ट्री क्लास 10 एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र हिस्टोरियोग्राफी और उसका डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सो जैसा कि ओटी सर की एक पहचान है कि ओटी सर लेसन पढ़ाने के पहले लेसन का मीनिंग जरूर समझा कर देते हैं। सो हिस्टोरियोग्राफी ये थोड़ा सा नया वर्ड हमारे लिए लग सकता है, मगर नो नीड टू वरी, ओटी सर है तब तक मुमकिन है। देन उसके आगे देखेंगे डेवलपमेंट इन द वेस्ट। इस हिस्टोरियोग्राफी का डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज में कैसा हुआ, मगर बात जाकर वहीं पर लटकती है कि हिस्टोरियोग्राफी क्या है। सारी चीजें बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। अब जब इस वीडियो के आप एंड तक जाएंगे, हम प्रॉमिस करते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा। सो ये जो चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जनरली हिस्ट्री, उसका फ्लो कैसा है, उसकी शुरुआत कैसी हुई, या तो फिर हिस्ट्री लिखने के लिए हिस्टोरियोग्राफी के लिए कौन कौन सी चीजें क्या है जरूरी है। देन उसके बाद में हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या है। देन उसके बाद में हिस्टोरिकल और हिस्टोरियोग्राफी में ट्रेडिशनल चेंजेस कैसे है। उसके बाद में मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या है। साथ ही साथ में डेवलपमेंट ऑफ साइंस पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उनमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से किस प्रकार से डेवलपमेंट है, कहां पर, इन दी यूरोप। और साथ ही साथ में हम चर्चा करेंगे कि which scholar give their best for the development of the historiography in the western countries। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, मगर शुरुआत करेंगे हम व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी। व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी। सो हिस्टोरियोग्राफी की जब हम बात करते हैं, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, हमने क्या बोले, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। अब यहां पर लिख देते हैं द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव। जो हिस्टोरिकल नरेटिव है, क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव से उनकी क्या करना, राइटिंग करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। आपके जानकारी के लिए क्या कर देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद में इसका मीनिंग भी हम समझाएंगे। सो क्या लिख सकते हैं, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल, नोट कर लेते हैं, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव is called क्या, हिस्टोरियोग्राफी। अब इसके मीनिंग समझते हैं। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, क्रिटिकल यानी तर्क के साथ में दिया गया नरेटिव। नरेटिव का मतलब होता है लिखान, सोच समझकर तर्क विचार करके किया गया लिखान को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। अब ये जो क्रिटिकल हिस्टोरिकल जो नरेटिव है, सोच समझकर जो दिया गया क्या है, लिखान है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। तो जो भी क्या करता है, ऐसा कोई तो भी एक पर्सन होगा जो क्या करता है, इस नरेटिव्स को क्या करता है, राइट करता है। इस नरेटिव को क्या बोलता है, राइट करता है। उस आदमी को क्या बोलते हैं सर, तो उस आदमी को हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, उस स्कॉलर को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन बोलते हैं। सो हिस्टोरियन की भी सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं, अ स्कॉलर हु राइट सच नरेटिव। क्या,
a scholar who writes such narratives is known as हिस्टोरियन। उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्टोरियन बोलते हैं। अब हिस्टोरियन करेंगे कि हिस्टोरियन इतिहासकार, हिस्टोरियन यानी क्या? इतिहासकार। जो क्या करता है हिस्टोरियल इवेंट्स को क्या करता है? नरेट करता है, लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन बोलते हैं। अभी हो सकता है कि हिस्टोग्राफी यानी हमने देख लिए द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। अब हिस्टोरियोग्राफी को और अगर हमने क्या कर दिया? सिंपल कर दिया, तो हम ये बोल सकते हैं हिस्ट्री राइटिंग। क्या? हिस्ट्री राइटिंग और राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। इतना क्या है? सिंपल है। अब इस जो हिस्ट्री राइटिंग है, ये जो हिस्ट्री राइटिंग को हम क्या बोल रहे हैं? हिस्टोरियोग्राफी बोल रहे हैं। या हिस्टोरियोग्राफी को हम क्या बोल सकते हैं? बहुत इजी, इसमें हिस्ट्री राइटिंग बोल सकते हैं। इस हिस्ट्री राइटिंग का, इस हिस्टोरियोग्राफी का डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज में कैसा हुआ, यही बस इतना सा हमें इस चैप्टर में देखना है, ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जब भी हम क्या करते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जनरली कब लिखी जाएगी? हिस्टोरिकल रिसर्च के बाद लिखी जाएगी। सो हिस्टोरिकल जो रिसर्च है, राइटिंग है, स्टडीज है, ये क्या की जाती है? आर कैरिड विद एन ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। जो कोई पास्ट में हुई वाली जो क्रोनोलॉजी है, जो सीक्वेंस है, उसको क्या करके? रिसर्च करके, उसको स्टडी करके, उसको क्या करते हैं? हम लिखते हैं। किसको? अब द पास्ट इवेंट एंड देयर इंटरकनेक्शन, और उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन है उसको हम लिखने का करते हैं। और इस प्रकार से ये जो हिस्टोरियोग्राफी है, ये प्रोसेस कैसी चलने वाली है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो हिस्टोरिकल रिसर्च, मगर जब भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो ये जो फिजिकल और नेचुरल साइंस है, हम किसकी जब बात कर रहे हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करेंगे। सो हिस्टोरिकल रिसर्च ये क्या हो जाते हैं? थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। किससे? फ्रॉम द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस। अब क्यों फिजिकल और नेचुरल साइंस से डिफरेंस है? क्या? हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों? क्योंकि ये जो फिजिकल और नेचुरल साइंस में हम क्या कर सकते हैं? इंपिरिकल मेथड यूज कर सकते हैं। हम कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं? इंपिरिकल मेथड यूज कर सकते हैं। अब इंपिरिकल मेथड यानी क्या? जिस मेथड को हम क्या कर सकते हैं? लेबोरेटरी के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, जहां पर हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जहां पर हम उसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। काय के लिए? टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। जो हमारे पास में नॉलेज अवेलेबल है, उसको क्या करना? लेबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करना? प्रूव करना। उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल और नेचुरल साइंस बोलते हैं। बट इन द हिस्टोरिकल रिसर्च इट इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, ये देखते हैं। मगर जो फिजिकल और नेचुरल साइंस है, ये हिस्टोरिकल रिसर्च से क्या है? डिफरेंट है। सो क्यों? क्योंकि ये जो फिजिकल और नेचुरल साइंस के जो क्या बोलेंगे हम घटनाएं रहेंगी, उसको हम क्या कर सकते हैं? दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली। उनको हम क्या कर सकते हैं? लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं इन द टाइम एंड स्पेस। वो किसी भी समय और किसी भी जगह पर हम क्या कर सकते हैं? उनको रिपीट कर सकते हैं, उनको हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। सो ये अगर बात हम करते हैं तो ये बात किसकी हो गई? ये बात किसकी हो गई? फिजिकल और नेचुरल साइंस की हो गई। मगर जब भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनको लेबोरेटरी में टेस्ट करना या उनको किसी भी समय किसी भी जगह पर क्या करना? प्रूव करना। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि
जब भी हिस्टोरिकल इवेंट हुई थी, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, क्या हम उस समय थे? बिल्कुल नहीं थे। सो क्या होता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च में जो इवेंट्स क्या होती है, परफॉर्म होती है, जब घटनाएं घटती है उस समय हम वहां पर मौजूद नहीं रहते, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस। उस समय में उस जगह पर हम वहां पर प्रेजेंट नहीं होते। और ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च है और हिस्टोरियल इवेंट्स है, इनको रिक्रिएट करना भी इट इज टू मच इम्पॉसिबल, क्योंकि उनको हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम क्या नहीं कर सकते, उनको हम रिक्रिएट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज गिवन दिस इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। और यहाँ पर ये भी बोला है कि आल्सो इन द हिस्ट्री इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉस, कोई भी लॉ अप्लाई करना या कोई भी फार्मूला बनाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और जो क्या हो सके, दैट रिमेन्स ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस, ऐसा कोई भी फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है जो क्या हो, हमेशा सत्य हो, किसके इस पर, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो ये सारी चीजें कहां पर दिक्कतें आती हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में आती है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स को हम क्या नहीं कर पाते, टाइम और स्पेस पर प्रूव नहीं कर पाते। मगर फिर भी हमारे हिस्टोरियोग्राफी का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। मगर जब भी हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं या इतिहास लेखन की बात करते हैं, हिस्ट्री राइटिंग यानी क्या बोलेंगे, सिंपल में उसको इतिहास लेखन बोलेंगे। सो इतिहास लेखन की अगर बात करते हैं, हिस्टोरियोग्राफी की अगर बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि व्हाइल नरेटिव critical historical things what are needed। तो हिस्टोरियोग्राफी में कौन सी चीजें जरूरी है? जनरली आपके टेक्स्ट बुक में तो बिल्कुल पैराग्राफ पैटर्न में दे दिए, हम क्या करेंगे, उसको पॉइंट वाइज थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम क्या सोचे, एक क्वेश्चन बनाकर रख देते हैं, व्हाट इज मस्ट फॉर हिस्टोरियोग्राफी, हम एक क्वेश्चन बना देते हैं और क्वेश्चन क्या लिखेंगे, व्हाट इज मस्ट फॉर हिस्टोरियोग्राफी के लिए क्या जरूरी है, ये मान लेते हैं आपका क्वेश्चन आ गया। तो इसके आंसर हम क्या करेंगे, 1 2 3 पॉइंट्स में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी नीड एन एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में क्या है, अवेलेबल है, उसका मीनिंग समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वी नीड एन एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या जरूरी है, सच डॉक्यूमेंट्स फर्दर स्क्रूटिनाइज। इन डॉक्यूमेंट्स है, इनके क्या करना, स्क्रूटिनी करना, यहाँ पर कितना सच है कितना झूठ है, इस बात को क्या करना, एनालिसिस करना। सच डॉक्यूमेंट्स फर्दर स्क्रूटिनाइज विद द हेल्प ऑफ historical proof, whatever documents are available, वो historical proof जो available है उसके सहायता से उसको क्या करना, स्क्रूटिनाइज करना और उस पर क्या करना, अपना खुद का डिसीजन बनाना। ये दूसरी चीज जरूरी है। उसके बाद में इन चीजों के लिए जनरली क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल प्रूफ्स को हम क्या करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं, तो क्या देखते हैं कि उस समय का लेटरिंग स्टाइल कैसा था, उस समय की स्क्रिप्ट कौन से लैंग्वेज में लिखी हुई थी, कौन से भाषाओं में लिखी गई थी, उसको अंडरस्टैंड करना, ये बहुत सारी चीजें होती है। तीसरी चीज यहाँ पर हमें हेल्प करती है कि मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, जो अलग अलग जो ज्ञान शाखाएं है उनका हम क्या कर सकते हैं, वी आर गेटिंग द हेल्प फॉर द हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए अलग अलग जो ज्ञान शाखा है उसकी भी हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। जैसा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग से हमें बहुत सारे क्या मिल जाते हैं,
डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं या प्रूफ मिल जाते हैं। देन उसके बाद में आर्चिवल साइंस जो है अभिलेखागार जिसको बोलते हैं, उसके भी हेल्प से हमें क्या मिलते हैं बहुत सारे सोर्सेस मिल जाते हैं। देन उसके बाद में मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। अब मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी इसको हम क्या बोलेंगे, हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई जो पुराने समय के डॉक्यूमेंट्स है, वो भी हमारे लिए क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। देन उसके बाद में एपिग्राफी की बात कर लेते हैं, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, उस समय का लेटरिंग स्टाइल क्या था उसको क्या करना, एनालिसिस करना। देन उसके बाद में लिंग्विस्टिक्स जिसको हम भाषा रचना शास्त्र बोलते हैं, वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। देन न्यूमिस्मेटिक्स जिसको हम क्या बोलते हैं कि कॉइन्स की स्टडी करने वाला जो शास्त्र रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। सो जो क्या करता है, कॉइन्स की स्टडी करता है। साथ ही साथ में जेनेरोलॉजी जो क्या बोलते हैं, वंश परंपराएं जो बताता है, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या करता है, हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, हमारे लिए क्या हो जाती है, मस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड एन एक्सपर्ट की जरूरत होती है। देन उसके बाद में व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल दे मे बी स्क्रूटिनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल प्रूफ, और वी आर गेटिंग हेल्प ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ द हिस्टोरिकल क्या बोलेंगे, स्टडीज। सो ये तीन चीजें किसके लिए जरूरी होती है, हिस्टोरियोग्राफी के लिए क्या हो जाती है, मस्ट हो जाती है। देन उसके बाद में हम देखेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। क्या देखेंगे हम, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड देखेंगे। सो जब हम इसकी बात करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड की बात करते हैं, सो हिस्टोरिकल मेथड में क्या है, हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स लिखते हैं। तो यहां पर हम नोट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव। अब हिस्टोरिकल नैरेटिव अगर हमें क्या करना है, राइट करना है, तो हमें जनरली उसकी कौन सी मेथड यूज करते हैं, तो जनरली 6 मेथड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कितने मेथड यूज करते हैं, 6 मेथड यूज करते हैं। वो 6 पूरी की 6 मेथड हम अभी यहाँ पर देखेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं तो आपको समझा कर भी बताएंगे। तो सबसे पहले पहली मेथड क्या करेंगे, कलेक्शन। किसका कलेक्शन, ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अगर हमें क्या करना है, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स देना है, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स लिखना है या ऐतिहासिक लिखान करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट तो कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, एग्जामाइनिंग रिलेवेंट। अब ये जो रिलेवेंट क्या है, रेफरेंसेस है, एग्जामाइनिंग रिलेवेंट रेफरेंसेस। जितने भी रिलेवेंट आर उससे मिलते जुलते क्या है, रेफरेंसेस है, उनको क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे। किसके सहारे, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के हेल्प से उनको क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जितने भी रेफरेंसेस मिले हैं उसको क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द अवेलेबल रेफरेंसेस। जितने भी अवेलेबल रेफरेंसेस है उनको हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हमने बोला कि रेफरेंसेस अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। साथ ही साथ में क्या करेंगे,
उस बेसिस पर हमारे मन में जितने भी क्या आते हैं, विचार आते हैं, उनका क्या करना, क्वेश्चनायर करना। सो फार्मुलेटिंग, यहां पर लिख देंगे हम फार्मुलेटिंग डिफरेंट क्वेश्चंस, फार्मुलेटिंग डिफरेंट क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस को क्या करना, फ्रेम करना, तैयार करना। देन उसके बाद में फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या है, तो संभावनाएं क्या है, जितने हमें क्या मिले हैं, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनकी संभावनाएं क्या है। सो उन संभावित जो परिकल्पनाएं हैं उसके भी बारे में क्या करना, विचार करना और फार्मुलेट करना और फ्रेम करना। सो फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। और यहाँ पर लास्ट में करेंगे हम क्रिटिकली एग्जामिनिंग, क्रिटिकली एग्जामिनिंग। अब किसको एग्जामिन करेंगे, किसको एग्जामिन करेंगे, ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के अलग अलग जो सोर्स मिले उनको हम क्या करना, एग्जामिन करना। इस हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड है उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सो इस प्रकार से 6 चीजों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, हिस्ट्री का लिखान करते हैं या इतिहास लेखन करते हैं, या तो फिर हिस्टोग्राफी तैयार होती है या इतिहास लेखन होता है। देन उसके बाद में जब भी हम हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं, तो हिस्टोरियोग्राफी जो आज उसका एडवांस फॉर्म मिल रहा है, मॉडर्न फॉर्म मिल रहा है, क्या शुरुआत से ये मॉडर्न था क्या, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर अपने टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं। सो जब भी हम किसकी बात करते हैं, हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं, तो यहां पर भी स्टार्टिंग में जो हिस्टोरियोग्राफी थी वो कौन से टाइप की थी, ट्रेडिशनल टाइप की थी, परंपरागत टाइप की थी, पुराने प्रकार की थी। अब ये जो ट्रेडिशनल जो हिस्टोरियोग्राफी थी वो किस प्रकार की थी, ये भी हम देख लेते हैं। कि यहां पर ये बोला है कि द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। अब जब भी हम क्या करेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे, या जब कोई स्कॉलर क्या करता है, जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, नरेट करता है, किसको, हिस्टोरिकल इवेंट्स को नरेट करता है, लिखता है या बताता है, उस समय में वो पूरी की पूरी जो पास्ट इवेंट्स है उनको कवर नहीं करता। तो कवर नहीं करता तो क्या करता है, ही डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। वो किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय हिम। उसके द्वारा जिस कॉन्सेप्ट को उसने क्या किया है, एडॉप्ट किया है, उसी कॉन्सेप्ट के बारे में वो लिखता है। दूसरी उस समय की रिलेटेड चीजें बिल्कुल ही वो कवर नहीं करता। इसलिए हमने पहले सेंटेंस में बोला था कि हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक कोई हिस्टोरियन क्या कर रहा है, वार के बारे में लिख रहा है, लड़ाई के बारे में लिख रहा है, युद्ध के बारे में लिख रहा है। तो ऐसे समय में वो उस समय कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, उसके बाद में वहां का बिजनेस कैसा था, वहां का ट्रेडिशन कैसा था, वहां का कल्चर कैसा था, उस पर बिल्कुल ही वो फोकस नहीं करेगा। वो किस पर फोकस करेगा, क्योंकि उसने फ्रेम कॉन्सेप्चुअल फ्रेम बना लिया है कि मुझे सिर्फ किसके बारे में लिखना है, वार के बारे में लिखना है। तो वार से रिलेटेड जितनी भी चीजें देंगी वही अपने नरेटिव में लेगा, बाकी की चीजों को क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा। सो ट्रेडिशनल जो हिस्ट्री थी वहां पर क्या किया जाता था, कि किसी एक कॉन्सेप्ट को फ्रेम आउट करके उसी पर बोला जाता था। सो इस समय में जो हिस्टोरियोग्राफी है ये जनरली उस समय की जो प्रिवेलेंट है,
उस समय की जो प्रिवेलेंट है। अब किस समय की, जो हिस्टोरियोग्राफी में जो एंशियंट सोसाइटीज थी, हिस्टोरियोग्राफी में यहाँ पर बोलेंगे हम एंशियंट जो सोसाइटीज थी उनमें हिस्टोरियोग्राफी और हिस्ट्री राइटिंग की प्रिवेलेंट नहीं थी, आज परंपरा या क्या बोलेंगे उसको पद्धत नहीं थी, वो ऐसे किसी भी चीज को लिखकर नहीं रखते थे। जब हम बोलते हैं कि एंशियंट सोसाइटीज में हिस्टोरियोग्राफी लिखने की पद्धति नहीं थी, इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि वो अपने पास्ट इवेंट को जानने की कोशिश नहीं करते थे। कौन जो हमारी जो क्या थी हमारी जो एंशियंट सोसाइटीज थी, वो अपने पास्ट इवेंट्स को या पास्ट परफॉर्मेंस को जानने की इच्छा नहीं रखती थी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वो सिर्फ लिख कर नहीं रखती थी, अदरवाइज उनके जो भी कहते एंसेस्टर्स थे, और जिसको क्या बोलेंगे, पूर्वज थे। एंसेस्टर को पूर्वज बोलेंगे, उनके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उनके जो हैवक था, वेलर्स था, पराक्रम था, सॉरी हैवक नहीं बोलेंगे, उसको विनाश होता है। उनका जो वेलर्स था, उनका जो पराक्रम था, वो विद द हेल्प ऑफ स्टोरी क्या करते थे, जनरेशन टू जनरेशन पास करते थे, कथा कहानियां बताते थे। कुछ जो लोग हैं उन्होंने जो भी क्या किया है, एक्टिविटीज परफॉर्म किया है, दे यूज्ड टू कार्व देम इन द केव्स, गुफाओं में उनको क्या करके रखते थे, कार्विंग करके रखते थे। इस प्रकार से उनके ऊपर बहुत सारे क्या किए जाते थे, सॉन्ग्स बनाए जाते थे, बलाड्स बनाए जाते थे, और इस प्रकार से ओरली वही क्या करते थे, अपने जो हिस्टोरिकल पास्ट है और पास्ट इवेंट्स है उनको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का काम करते थे। कहां पर, ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी में, मगर ऐसा लिख कर रखने की प्रथा वहां पे नहीं थी। फिर उसके बाद में ये जो सिनेरियो था धीरे धीरे क्या हो गया, चेंज हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, चेंज हो गया, और हम कहां पर आ गए, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में आ गए। अब ये जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की हम बात करते हैं, तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के भी कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जनरली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कहां पर दिए हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिए, किसके, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के, किसके, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए हुए हैं। कितने, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए हुए हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट्स मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ये जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी थी, ये किसके ऊपर बेस्ड थी, साइंटिफिक क्या प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी। दूसरी बात ये जितने भी हम क्वेश्चंस क्या करते थे अराइज होते थे, जितने भी क्वेश्चंस अराइज होते थे उस समय के, वो कैसे होने लगे, एंथ्रोपोसेंट्रिक होने लगे। अब एंथ्रोपोसेंट्रिक का अगर हम बात करते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है मानव केंद्रित क्वेश्चंस ही उनके मन में जनरेट होने लगे। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटररिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड। वहां पर ऐसा कोई भी क्या बोलेंगे उसको दैवी कल्पनाओं को बिल्कुल स्थान नहीं मिलाता। यानी इतिहास में ऐसा नहीं लिखा जाता कि एक राजा क्या बोलेंगे लड़ाई के समय में लड़ाई करते करते जमीन पर गिर गया और भगवान ने आकर उसको तथास्तु बोल दिया और आकर वो खड़ा होकर लड़ाई करने लगा। इस प्रकार की कोई भी जो डिवाइन इंटररिलेशनशिप्स है, इसको मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में कोई स्थान नहीं है। यानी पहले क्या जो क्या बोलते कहानियां बनाते थे, कहानियां सुनते थे, जहां पर क्या हो जाती थी जो
डिवाइन पावर है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। भगवान ने आया ऐसा कर दिया, अल्लाह ने आया वैसा कर दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर हिस्ट्री में ये जो डिवाइन्स और इसके बीच का किसके बीच का ह्यूमन डिट्स के बीच का कोई भी इंटर रिलेशनशिप्स को स्थान नहीं दिया। देन जितने भी जो क्वेश्चंस अराइज हुए थे कहां पर, मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या देख रहे हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। तो पहला तो हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में जितने भी मेथड्स होती है वो कैसी होती है, साइंटिफिक बेस्ड मेथड्स होती है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को क्या करती है, बेस्ड होती है। देन उसके बाद में ऑल द क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक होते हैं, मानव केंद्रित होते हैं, और whatever answer to all these questions are supported by reliable evidences। हम इन जितने भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बाय दी रिलायबल एविडेंसेस। जो रिलायबल एविडेंसेस है उसको क्या करने के बाद में, सपोर्ट करने के बाद में हिस्ट्री की क्या हो जाती है, राइटिंग लिखी जाती है। और हिस्ट्री क्या करता है, तो हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। पास्ट में ह्यूमन ने क्या किया है उस पर हम क्या करते हैं, हमारे मैनकाइंड के जर्नी का ग्राफ तैयार करते हैं, लिखान करते हैं। तो ये जो चार अगर हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, तो जनरली मॉडर्न हिस्ट्री के जो रूट्स है, या मॉडर्न हिस्ट्री की जो जड़ें हैं, ये हमें कहां पर मिलते हैं, ग्रीक हिस्टोरियन राइटिंग में देखने को मिलते हैं, और ग्रीस में मिलते हैं, ग्रीक हिस्टोरियन राइटिंग में हमें देखने को मिलते हैं। सो हिस्ट्री जो वर्ड भी है, जो हिस्ट्री वर्ड है, ये भी ओरिजिनली कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक में एक जो स्कॉलर थे जिनका नाम था हीरोडोटस। क्या नाम था, हीरोडोटस। नाम याद रखना। ग्रीक के एक महान हिस्टोरियन और महान स्कॉलर थे जिनका क्या नाम था, हीरोडोटस नाम था। ये जो हीरोडोटस है जो कब हुए थे, 15th BCE में हुए थे, बिफोर क्रिस्ट इरा, बिफोर क्रिस्ट इरा में हुए थे, 5th सेंचुरी के बिफोर क्रिस्ट इरा में हुए थे। ये उन्होंने अपना एक क्या लिखा, बुक लिखा, और उस बुक का नाम क्या था, द हिस्टरीज। और ये जो उन्होंने जो बुक लिखा था द हिस्टरीज, इस बुक में उन्होंने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री इस वर्ड का क्या किया था, यूज किया था। कि इन्होंने, हीरोडोटस ने, जो कहां के रहने वाले थे, ग्रीक के रहने वाले थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने बुक में कब इन द सेंचुरी ऑफ, इन द 5th सेंचुरी क्या बोलेंगे, BCE, बिफोर क्रिस्ट एरा में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टरीज। इस हिस्टरीज में फर्स्ट टाइम उन्होंने हिस्ट्री वर्ड का यूज, वर्ड का और शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था, यूज किया था। इसीलिए हीरोडोटस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, इतिहास का जनक बोला जाता है, और फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में अगर पूछ लिया हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, हीरोडोटस का नाम लिखेंगे, जो कहां के रहने वाले थे, ग्रीक के रहने वाले थे। सो यहां से हमारा जो हिस्टोरियोग्राफी है, इसका हम क्या बोल सकते हैं, जर्नी है, वो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। सबसे पहले ट्रेडिशनल टाइप का हिस्टोरियोग्राफी था, जहां पर लिखकर नहीं रखा जाता था, तो क्या करके जाता था, कार्विंग करके रखा जाता था, या तो स्टोरी टेलिंग के सहारे एक जनरेशन से अलग जनरेशन तक पहुंचाया जाता था। सॉन्ग्स बोले जाते थे, बलाड्स बोले जाते थे। मगर अभी धीरे धीरे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में क्या हुआ, जितने भी पास्ट इवेंट्स है उनको
विद द हेल्प ऑफ रिलायबल एविडेंसेस, एक प्रूफ के साथ में उनको लिखने की परंपरा स्टार्ट हो गई। और उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? ग्रीक से हुई थी। हेरोडोटस ने अपनी एक बुक लिखा था जिनका क्या नाम था? द हिस्ट्रीज नाम था। उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था? हिस्ट्री वर्ड का यूज किया था। सो उसके बाद में हम देखेंगे ये सारी चीजें अगर क्या कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव का और साइंटिफिक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट कैसा हुआ? कहां पर? इन द यूरोप, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कहां की बात करेंगे? यूरोप की बात करेंगे। सो यूरोपियन कंट्रीज में साइंटिफिक पर्सपेक्टिव का और साइंटिफिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या डेवलपमेंट कैसा हुआ ये हम बात करेंगे। सो प्रायर टू द 18th सेंचुरी तक जनरली ये तो हम क्या कर रहे हैं? बीसीई 5th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मगर ये प्रोसेस उतना स्पीड नहीं लिया था। मगर जैसा कौन सा पीरियड आ गया? 18th सेंचुरी तक हम पहुंच गए। तो 18th सेंचुरी से बहुत सारी चीजें क्या होने लगी? चेंज होने लग गई। सो प्रायर टू द 18th century all European universities were interested in the philosophical discourses। जो 18th सेंचुरी तक जितनी भी क्या थी? यूरोपियन यूनिवर्सिटीज थी, वो क्या करते थे? एक तत्वज्ञानिक चर्चा करते थे और फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस के ऊपर क्या थे? डिपेंड थे। और उनकी जो फेनोमेना थी इस फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस के ऊपर ही क्या करती थी? रिवॉल्व करती थी। मगर दिस सिनेरियो बिगिन टू चेंज ग्रेजुअली, मगर ये जो सिनेरियो था, ये जो समय था, ये धीरे धीरे क्या हो गया? ये धीरे धीरे क्या होने लगा? चेंज होने लगा। और 1737 में कब? इन 1737 में क्या हुआ? सी भी लिख देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इन 1737 क्या हुआ? दो गटिंगन यूनिवर्सिटी, कहां की? जर्मनी की। कौन सी यूनिवर्सिटी? गटिंगन यूनिवर्सिटी, जो कहां की थी? जर्मनी की थी। इन 1737 में जो गटिंगन यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, उन्होंने क्या किया? जब अपने यूनिवर्सिटी का क्या किया? फाउंडेशन किया और फॉर्मेशन किया। उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने दिस यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का उन्होंने डिपार्टमेंट ही क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट कर दिया। क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट कर दिया। एक स्वतंत्र हिस्ट्री का डिपार्टमेंट उन्होंने बना दिया। अब जाहिर सी बात है, एक अलग डिपार्टमेंट अगर बना देता है तो उसमें क्या होगी? बहुत सारे रिसर्चेज होंगे, बहुत सारे लिखान होंगे। तो हमारे हिस्टोरियोग्राफी धीरे से धीरे क्या होने लगी? अभी चेंज होने लगी। अब ये 1737 की बात है, इसका मतलब कौन सी सेंचुरी की बात होगी? 18th सेंचुरी की बात होगी। सो ये जो गटिंगन यूनिवर्सिटी है, इन्होंने जैसे ही इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हिस्ट्री के लिए तैयार कर दिया, धीरे धीरे अदर भी जो जर्मन यूनिवर्सिटीज है उन्होंने अपने हिस्टोरिकल स्टडीज के सेंटर तैयार करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। सो इस प्रकार में जो यूरोपियन कंट्रीज है उनमें जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है उसका क्या होने लगा? धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी? गटिंगन यूनिवर्सिटी से हुई थी। देन उसके बाद में ये जो हिस्टोरियोग्राफी है, जिसमें क्या आने लगे? डेवलपमेंट आने लगे। अभी हम अपने चैप्टर के मेन पॉइंट्स की तरफ में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट आने लगे, इन डेवलपमेंट के लिए किन स्कॉलर्स ने और किन हिस्टोरियंस ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। बस 1 मिनट का एक आपको क्लू दे दूं कि
हिस्टोरियोग्राफी का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ कि जितने भी स्कॉलर आए उन्होंने हिस्ट्री राइटिंग में एक चीजें अपने हिसाब से क्या करते गए, ऐड करते गए। सिर्फ अपने हिसाब से ऐड ही नहीं करे। सो हाउ दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री, ये उन्होंने लोगों को प्रूव भी करवा दिया, लोगों को अंडरस्टैंड भी करा दिया। इस प्रकार से हिस्ट्री का जो क्या बोलेंगे सब्जेक्ट था, जो क्या था, सबसे पहले क्या था, किसी एक ढांचे में बंधा हुआ था, वो सब्जेक्ट धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और किसी भी चीज अगर क्या होते जाए, बढ़ते जाए, तो उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। सो ये जो हिस्टोरियोग्राफी का जो डेवलपमेंट था, उनमें अलग अलग हमारे जो स्कॉलर्स थे, उन स्कॉलर्स का क्या रोल रहा, ये भी हम देखेंगे। जनरली मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स के नाम और उनकी लिखी गई कुछ बुक्स के नाम हमने पहले ही लिख दिया है, क्योंकि ये नाम बड़े ही लिखने में थोड़ी सी स्पेलिंग क्या है, कठिन है। अगर हमने मान लेते हैं कि उनकी स्पेलिंग गलत कर दिया तो उनको क्या लग सकता है, बुरा लग सकता है। आई एम जोकिंग। सो ये जो अलग अलग जो स्कॉलर्स है, उसमें से पहला स्कॉलर की हम बात करते हैं, रेन डेस्कार्ट। किसकी बात करते हैं, रेन डेस्कार्ट की बात करते हैं, जिनका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 1596 से लेकर 1650 तक का उनका क्या था, टाइम पीरियड था। एक फ्रेंच स्कॉलर थे, एक फ्रांस के क्या बोलेंगे हम, तत्वज्ञानी थे, आज फ्रेंच स्कॉलर थे। ये फ्रेंच स्कॉलर ने क्या किया कि इन्होंने एक चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, और उन्होंने ये इंसिस्ट किया ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। उन्होंने ये बोला कि जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, उनको क्या किया जाए, क्रिटिकली एग्जामाइन किया जाए, उनको हर तरह से जांचा परखा जाए। ये बोलना किसका था, रेन डेस्कार्ट का था, जो कहां के थे, फ्रांस के थे। उन्होंने जो बुक लिखा, जिस बुक का नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। क्या नाम है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। इस बुक में जो साइंटिफिक मेथड रिसर्च का इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो रेन डेस्कार्ट है, इन्होंने एक नई थ्योरी हिस्टोरियोग्राफी में ऐड कर दी कि जितना भी हम क्या करते हैं, हिस्ट्री राइटिंग करते हैं, उन हिस्ट्री राइटिंग में साइंटिफिक रिसर्च मेथड का इफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, और उनके बुक में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिला। सो ये जो रेन डेस्कार्ट है, ये रेन डेस्कार्ट क्या बोलते हैं, उनका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू। किसी भी चीज को तब तक सच मानो, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। तो इनका ये बोलना था, रेन डेस्कार्ट का बोलना था, जब तक कोई बात क्या नहीं हो जाती, सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक उसका स्वीकार ना करो। यानी उन्होंने जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, वो क्या नहीं होते, क्रिटिकली एग्जामाइन नहीं हो जाते, तब तक उस पर बिलीव ना रखने का क्या दिया, सलाह दिया। और इन्हीं के जो विचार थे, इन्हीं के जो थॉट्स थे, इन थॉट्स के बदौलत जो वेस्टर्न जो कंट्रीज थी, वहां की जो हिस्टोरियोग्राफी थी, वहां पर हिस्टोरियोग्राफी में साइंटिफिक मेथड का लिखान करना क्या हुआ, प्रचलित हुआ, शुरुआत हो गई। तो इस प्रकार से हमारा हिस्टोरियोग्राफी का क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट कैसा हो रहा है हम देख रहे हैं। दूसरा हम स्कॉलर देखेंगे वोल्टेयर। दूसरे हम स्कॉलर कौन देखेंगे, वोल्टेयर की जब हम बात करते हैं, जो 1694 से लेकर तो 1778 तक के पीरियड में रहे, ये भी फ्रेंच के क्या थे, स्कॉलर थे। सो फ्रेंच स्कॉलर थे, और उनका जो ओरिजिनल नाम है, वो है फ्रांसवा मरी अरुए। बाप रे, बड़ा अलग अलग नाम है। ये जो वोल्टेयर का जो ओरिजिनल नाम है, ये है फ्रांसवा मरी अरुए, या तो फिर फ्रांकोइस मरी अरुए, ऐसा भी उसको क्या कर सकते हैं, हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। मगर
हिस्ट्री में उनको कौन से नाम से जाना जाता है? वोल्टेयर के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि उनके हिसाब से एज पर हिम ओनली स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड chronology of the historical events are not sufficient. So उनका ये बोलना था कि केवल वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं का कालक्रम ही इतिहास लेखन की सीमाएं नहीं है। यानी इतिहास लेखन में सिर्फ हम क्या करते हैं, किसी इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं, ये पहला हुई, फिर दूसरा हुई, फिर तीसरा हुई, ये चौथा हुई, या तो फिर जो कोई क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स है, ये कितनी सच थी कितनी झूठ थी, ये दो ही चीजें सिर्फ हिस्टोरियोग्राफी के लिए सफिशिएंट नहीं है। देखो हमारे रैंड डेस्कार्ट ने क्या किया था कि साइंटिफिक मेथड का होना जरूरी है, ये बताया था। इन्होंने बोला था कि ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो वेरीफाई हुए हैं, जितने भी इवेंट्स थी उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करना है, मगर इतना ही सिर्फ हिस्ट्री राइटिंग नहीं है, इतना ही सिर्फ हिस्टोरियोग्राफी नहीं है। तो इसके अलावा भी हमें क्या करना चाहिए? वी शुड कंसिडर सोशल ट्रेडिशन। क्या है उस समय की सोशल ट्रेडिशन क्या है? तो देखो इन्होंने एक एक चीज ऐड करना क्या कर दिया, स्टार्ट करना शुरू कर दिया। किसने? अलग अलग यूरोप के स्कॉलर्स ने, जिसमें वोल्टेयर की जब हम बात करते हैं, वोल्टेयर ने बोला कि ठीक है, हिस्ट्री के जितने भी इवेंट्स है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देते हैं, या तो फिर जितने भी जो पास्ट इवेंट्स हुई है उसको हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं। मगर ये दो ही चीजें जरूरी है। तो हमें क्या करना है उस समय की ट्रेडिशंस क्या थी, यानी देखो हिस्ट्री में भी ट्रेडिशंस भी आने लगी। उस समय का ट्रेड क्या था ये भी देखना है, यानी ट्रेड भी हिस्ट्री में आने लगा। उस समय की इकोनॉमी क्या थी, इकोनॉमी भी आने लगी। उस समय की एग्रीकल्चरल कंडीशंस क्या थी, ये भी वहां पर आने लगी। तो उनके हिसाब से ये जो सोशल ट्रेडिशन है, ट्रेड है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, इनको भी हिस्ट्री में इक्वल स्थान है। ऐसा किसका मानना था? वोल्टेयर का मानना था। जाहिर सी बात है, उनके हिसाब से अगर ट्रेड, एग्रीकल्चर, उसके बाद में सोशल ट्रेडिशन, इनको अगर उन्होंने क्या दिया, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, इसका मतलब ये भी चीजें कहां पर ऐड हो गई? हिस्टोरियोग्राफी में क्या हो गई? ऐड हो गई। और किसी चीज को अगर क्या होगा? ऐड होगा। कोई चीज किसी चीज में क्या हो गई? ऐड हो गई, तो उसका क्या होने लगेगा? धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लग जाएंगे। तो वही डेवलपमेंट यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज में कैसा हुआ? कायम में हिस्टोरियोग्राफी में, इतिहास लेखन में, यही हम देख रहे हैं। सो होप ये हम जो चैप्टर का जो मीनिंग है, डेवलपमेंट इन द वेस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि अलग अलग हमारे स्कॉलर्स ने क्या किया, एक एक चीजें इस हिस्ट्री राइटिंग में ऐड करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण हमारे हिस्टोरियोग्राफी क्या होने लगी? डेवलप होने लगी, कहां की? वेस्टर्न कंट्रीज की। तीसरा अगर हम बात करते हैं उसके, he gave rise to the thoughts that understanding all aspects of human life is important। ये जो वोल्टेयर थे, उन्होंने ये बोला कि ह्यूमन लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स है, उन सभी एस्पेक्ट्स को हम क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। और ये सारी चीजें, ये जो चीजें थी, ये बिल्कुल ही क्या थी? अलग थी, बिल्कुल ही अलग सोच के साथ थी। इसलिए ये जो इसको हम इरेज कर देते हैं। इसलिए जो वोल्टेयर है, कौन? वोल्टेयर है, इनको क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। सो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के फाउंडर किसको माना जाता है? वोल्टेयर को माना जाता है। अब आपको लगेगा कि सर अभी तो आपने कुछ तो भी हेरोडोटस के बारे में बताए थे। हमने हेरोडोटस के बारे में बताए थे, मगर ये बताए थे कि हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। मगर जो वोल्टेयर है, इनको क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। क्योंकि जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है उसमें कौन कौन सी चीजें होना चाहिए, इन विचारों को उन्होंने क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। अभी तक जो हिस्टोग्राफी या इतिहास लेखन की जो क्या चलती आ रही थी, परंपराएं आ रही थी, उसको उसने क्या कर दिया था? ब्रॉड कर दिया था, बढ़ा दिया था। इसलिए वोल्टेयर को क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। देन उसके बाद में तीसरे स्कॉलर हम देखेंगे,
जिनका नाम क्या है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। नाम अच्छे से लिखना और अच्छे से पढ़ना, अदरवाइज जितने भी स्कॉलर्स है इनकी आत्माएं आपको क्या दे सकती है, हाँ मजाक कर रहा था, अच्छा नहीं लगेगा उनको। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। सो जब हम किसकी बात करते हैं, जॉर्ज विलियम